आज मैं आप लोगों के पास एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ। टॉपिक है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक। देखिए, अंग्रेजों के आगमन के पूर्व मराठे जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली हो रहे थे और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि मुगलों के जो है वारिस वो मराठे ही होंगे। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में यद्यपि मराठों का कमर टूट चुका था, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे मराठे नेता थे जो अपने मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए और उसके विस्तार के लिए कार्य कर रहे थे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मराठों के पास अपनी बुद्धि भी थी और मराठों के नेता जो थे वो बहुत योग्य भी थे। लेकिन इसके बावजूद जो समस्या थी मराठों में, वो उनका अहम भाव था और यही भाव जो है कहीं ना कहीं मराठों को अंग्रेजों के खिलाफ जो है एकजुट नहीं होने दिया, जिसकी परिणति जो है वो आंग्ल मराठा संघर्ष में अंततः मराठों की हार से हुई। इस सारे प्रक्रिया को, इस सारी चीज़ों को समझने के लिए कि आखिर मराठे क्यों हारे, आखिर आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत क्यों हुई और अंग्रेजों ने किस प्रकार अपनी नीतियों से मराठों को मात दी, मैं इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर पे ये वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ। मराठों के साथ अंग्रेजों के संघर्ष के पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि मराठों के बीच अंग्रेजों को घुसने का मौका मिला। जैसे कि बालाजी बाजीराव जो थे वो 1761 ईस्वी तक पेशवा बने हुए थे और 1761 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद ऐसा लग रहा था कि इनका जो छोटा भाई था रघुनाथ राव वह पेशवा बनेगा, लेकिन ऐसा हो न सका और उसके बाद उनके पुत्र माधव राय जो है वो पेशवा बन गए। माधव राव के बाद जो है नारायण राव पेशवा बने, जिनकी की 1773 ईस्वी में हत्या कर दी गई। रघुनाथ राव इस बात से बहुत ही आश्वस्त था कि नारायण राव की मृत्यु हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं पेशवा बनेगा, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती कहिए कि नारायण राव की जो वाइफ थी वो उस समय प्रेग्नेंट थी और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसे सवाई माधव राव के नाम से पेशवा घोषित कर दिया गया। सवाई माधव राव के पेशवा बनने के बाद ही रघुनाथ राव जो था वो अपनी पेशेंस खो गया और उसे लगा कि अब पेशवा बनने का उसका सपना सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही पूरा कर सकते हैं और यही सोचकर वह अंग्रेजों के साथ चला गया और वहां पर जाके उसने अंग्रेजों के साथ एक संधि की, सूरत की संधि। इस संधि के तहत ये कहा गया कि रघुनाथ राव को अंग्रेज जो है वो पेशवा बनाएंगे और बदले में उनको बेसिन तथा सॉल्सेट द्वीप मिलेगा जो रघुनाथ राव ने जीता था। बम्बई परिषद जो थी वो इस संधि से बहुत ही खुश थी, क्योंकि बम्बई परिषद को ऐसा लग रहा था कि उसे एक फिर से मीर जाफर मिल गया है, जिसके बदौलत वे पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन कलकत्ता परिषद जो है वो सूरत की संधि को नहीं मानी। कलकत्ता परिषद को ऐसा लगा कि इस संधि से कोई फायदा होने वाला नहीं है और जब वहां पर पहले से एक पेशवा है तो हम उनके अंदरूनी मामलों में क्यों दखल दें। और यही सोच करके कर्नल आप्टन को वारेन हेस्टिंग जो है वो पेशवा के साथ एक संधि करने के लिए भेजे। पेशवा के साथ जो दूसरी संधि की गई वो सवाई माधवराव यानी कि जो रियल पेशवा थे उनके साथ जो संधि की गई वो थी पुरंदर की संधि। इस संधि के तहत सवाई माधवराव को पेशवा माना गया और श्री रघुनाथ राव को जो था उनका अंग्रेजों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन सालसेट द्वीप पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार बनाए रखा। ये बातें यहीं समाप्त हो जाती, मामला सुलझ जाता। लेकिन इसी बीच सूरत की संधि को लंदन में डायरेक्टरों की मंजूरी मिल गई और यहाँ से फिर से एक नया मोड़ आ गया। 1779 ईस्वी में बड़गांव में जो है अंग्रेजी सेना को महद्जी सिंधिया ने पराजित कर दिया
और उन्होंने जॉन कॉर्नेक के साथ एक संधि की। इस संधि में बहुत सारी शर्तें थी। इन शर्तों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी कि इसमें 2 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया गया था और उन्हें जमानत के तौर पर रखा गया था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक वे रहेंगे पेशवा के पास। इस बात से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स का यह कहना था कि जॉन कॉर्नेक जो संधि की है वो उस संधि के लिए अधिकारी ही नहीं था, क्योंकि वो उसका उतना शक्ति नहीं था, उसको इतने अधिकार नहीं थे कि वो इस प्रकार की कोई भी संधि किसी के साथ भी कर सके। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में मनमुटाव शुरू हुआ। वारेन हेस्टिंग ने कैप्टन फ्यूकन को ग्वालियर विजय के लिए और जनरल गॉड को पुणे विजय के लिए भेजा। इस दौरान दोनों ही अंग्रेज अफसर जो है वो आगे बढ़ते रहे और विजय हासिल करते रहे। मराठे उनके साथ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फिर भी मराठों का पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा था। लेकिन अंग्रेजों को बहुत ज्यादा युद्ध को लंबा देख करके उनको लगा कि ठीक है, अभी कुछ देर के लिए मराठे जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर ये मराठे थोड़ा सा भी आपसी इन लोगों में एकता आ गई तो ये लोग हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। और यही सोच करके उन्होंने सोचा कि मराठों को मात करने के लिए हमें कुछ थोड़ा समय चाहिए, और इसलिए उन्होंने 1782 ईस्वी में एक संधि कर ली, जिसे कि सालबाई की संधि कहते हैं। सालबाई जो है वो ग्वालियर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। सालबाई की संधि में जो सबसे बड़ी शर्त थी वो थी कि दोनों पक्ष 20 साल तक एक दूसरे के साथ कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। यानी कि सालबाई की संधि जो थी वो 20 साल के लिए एक विराम संधि साबित हुई। अंग्रेजों ने इस 20 साल के समय का बहुत ही ज्यादा अपने हित के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया, उन्होंने हैदराबाद के निजाम को अपने पक्ष में कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मराठों को भी आपस में अंदर ही अंदर लड़ाने का काफी कार्य किया। तो एक तरफ जहां 20 वर्षों में अंग्रेज जो है वो शक्तिशाली होते चले गए, मराठे जो है आपस में ही लड़ करके ये लोग अपनी शक्तियां खोते चले गए। परिणामतः जब 1803 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल और मराठा युद्ध हुआ तो उस समय तक अंग्रेज अपने आप को काफी शक्तिशाली बना चुके थे, और इसलिए द्वितीय युद्ध में मराठों को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। द्वितीय मराठा युद्ध के क्या कारण थे, इस पर हम लोग अगले वीडियो में विचार करेंगे। यहाँ पर जो मैंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बातें की, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने खींचा है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें हैं, सारी बातों को यहाँ लिख कर देना बहुत संभव नहीं है। तो आप लोग जो भी बुक पढ़ रहे हैं, मेरी तरफ से एक बुक और मैं प्रेस्क्राइब कर देती हूँ। ये बुक है आपका यशपाल एंड ग्रोवर का आधुनिक भारत। इस बुक से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और बहुत सारे जो आपके छोटे छोटे से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, और जो भी आपका सिनेरियो नहीं क्लियर है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।